एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट को नल सेट कहते हैं और आप कहते हैं कि वॉइड सेट। तो इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं। करली ये ब्रेसेस है, ब्रैकेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी सेट है। या आपने ऐसे लिख दिया तो ये याद रहेगा। ये दोनों क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब मुद्दा आता है कि भाई फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने बोल दिया n और ब्रैकेट में ये s तो कोई सेट हो गया, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट s। यहां तक बात की क्लियर हो गई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट s। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट s जो है ये बेसिकली जैसे बच्चे गिनती करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो सिंपल इसका जो भी आंसर होगा वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। जब बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S कितना है तो वो क्या होगा? वो बेसिकली जो भी आंसर आएगा वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा यहां पर कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S है ना, ये नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये सही है? लेकिन इसमें प्रोवाइडेड एक कंडीशन है कि भाई यदि कोई एम्प्टी सेट है मान लो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? एक एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? 0। मान लो कोई एम्प्टी सेट है, ये सेट मान लो एम्प्टी है यहां पर, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो 0 है। तो बेसिकली ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S नेचुरल नंबर तब होगा जब वो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होगा। क्या होगा? नॉन एम्प्टी और फाइनाइट सेट। ठीक है, इसका मतलब ना तो इसमें ये एम्प्टी सेट होगा और ना तो इनफाइनाइट सेट होगा। ये कंडीशन क्या है? दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, नॉट एम्प्टी सेट नॉट इनफाइनाइट सेट। ये बात क्लियर हो गई? तो अब हमने एक बात ये देखी, क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S बिलोंग करता है होल नंबर को और डज नॉट बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स S में कितने हैं? ये दो कंडीशन दी हुई है। इन दो कंडीशन का उपयोग करके हमको सेट में एलिमेंट पता लग पा रहे हैं कितने एलिमेंट होंगे। इसमें जितने हाँ फाइनाइट तो है ही है। तो हकीकत की बात है कि ऐसा कौन सा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है? 0। इसका मतलब जो S सेट है वो क्या है? एम्प्टी सेट है। इसका मतलब क्या हुआ? इन दो कंडीशन को जब आप यूज करेंगे तो इसका इट इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S इक्वल टू 0। देखो ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहां पे कोई नंबर ही आएगा, इसमें ब्रैकेट में ना कर देना इसको, ठीक है। और इट इंप्लाइज S इक्वल टू ये। जब हमने ऐसे लिखा तब ये एम्प्टी सेट है, या S इक्वल टू ये। और ये यदि आपने ऐसे लिख दिया, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लड्डू,
इसका मतलब ये जीरो जो क्या हो जाएगा, इस सेट का एलिमेंट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? अब ये देखो, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस कभी नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, होल नंबर और नेचुरल नंबर जो है उसमें कोई नेगेटिव का तो मुद्दा ही नहीं है। आप गिनती कर रहे हो, नेगेटिव कहां से हो जाएंगे? तो हमको ये बात क्लियर हुई कि ये कभी नहीं हो सकते। ठीक, अब ये जो साइन है बिलोंग्स टू और ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ये यूज होता है किसके किसके बीच में? एलिमेंट्स ऑफ सेट और सेट के बीच में। ये बात क्लियर हो गई? जैसे हम लोग ने वहां पे बताया था, एक सेट था ए और उसमें वोवेल्स थे ए, ई, आई, ओ और यू। तो हमने लिख दिया ए बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए, है ना, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो एलिमेंट जो होते हैं वो इस तरफ है, इस तरफ क्या है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को बोल सकते हो या मेंबर्स बोल सकते हो या आप उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। और इस तरफ क्या है आपका? इस तरफ जो मुद्दा है वो आता है सेट, और सेट कैपिटल लेटर में डिनोट कर रहे हैं। अब मुद्दा यहां पर यह आता है, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस कभी जीरो से कम हो सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस कभी जीरो से कम हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते भाई, है ना, क्योंकि भाई गिनती हो रही है, एम्प्टी है तो जीरो, नहीं तो भाई आगे की गिनती होगी। तो अब एक बात ये समझ जाओ, बी एवर लेस देन जीरो, आंसर इज नो। एम्प्टी सेट है मान लो तो जीरो होगा। कोई भी एलिमेंट है तो जैसे बच्चे गिनती करते हैं वो गिनती होगी, नेगेटिव में तो हो नहीं सकता मामला। अब एक फंडा होता है साइन जब हम लोग यूज करते हैं एलएचएस और आरएचएस का, है ना। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है आपके, है ना। अब ये जो साइन है ये ग्रेटर देन का है, इसका मतलब क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी। समझ में आ गया? पढ़ेंगे कैसे? यहां से शुरू करेंगे। पहले किसको लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेंगे। ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, है ना। अब यहां पे क्या बोलेंगे? ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। तो जो ये पहला आ रहा है ना वो भी कहानी में पहले आएगा। ये बात क्लियर रहेगी? पूरा इनइक्वालिटी का चैप्टर का यही कॉन्सेप्ट है, पहले जो है वो पहला आएगा, है ना। अब आप कई बार क्या करते हैं, जब आपने बोल दिया इसको देख रहे हो और बोल दिया B इज ग्रेटर देन A, तो B इज ग्रेटर देन A का मतलब क्या हो जाएगा? तब इस तरह से लिखोगे, B इज ग्रेटर देन A कैसा है? A इज लेस देन B, A इज लेस देन B। ये देखो जब इसको ऐसा लिख दिया A इज लेस देन B या B इज ग्रेटर देन A, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, ठीक है। तो अब मुद्दा ये है, ये दोनों तरह समझा क्या? A इज लेस देन B या B इज ग्रेटर देन A। तो इस चीज को आप दो तरीके से मेंशन कर सकते हो जब ये वाली कहानी आती है, A इज लेस देन B या B इज ग्रेटर देन A। अब वैसे प्रिफर ये करना A है पहले तो A को इस तरह से पहले रखो, ये डिपेंड करता है, कई बार हम लोग इसको देखेंगे। अब एक चीज ये समझो, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S की कोई फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि भैया जैसे बच्चे काउंट करते हैं तो वैसे गिनती आएगी, तो फ्रैक्शन में तो आ नहीं पाएगा, डेसिमल में भी नहीं आ पाएगा,
है ना, जब बच्चे गिनती करते 1 2 3 4 तो उसी प्रकार से आएगा। अब एक मुद्दा ये आता है कि जब हम लोग ये लिखते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये हम लोग क्या रखते हैं राइट हैंड साइड, और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये कुछ तरीके हैं लिखने के, ठीक है। आप लोग कई बार अपनी मर्जी से ये भी लिख लेते हो कि हाँ f(x) इक्वल टू y, ना लिखो तो बेहतर है। ये बात समझ में आ गई? y इसका मतलब इस कंप्यूटर में फंक्शन मतलब कोई रूल है, उस रूल के तहत में x की वैल्यू घुसेगी और y निकलेगा। लेकिन जब एक कांस्टेंट नाम की चीज आती है, यहां पर y वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, ये दोनों क्या है वेरिएबल। लेकिन जब कांस्टेंट की बात आ जाती है ना, तब हम लोग ऐसे लिखते हैं f(x) इक्वल टू c। आप लोग ने इस तरह की कंडीशंस देखी है ना, इक्वेशंस देखी है 2x² + 3x + 7 = 5, देखा है कि नहीं देखा है? तो ये दोनों चीज जरा ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो आप लोग कृपया करके। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का मामला है तो डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट हैंड साइड में है। और जब कांस्टेंट का मामला है इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो, लेकिन आंसर आएगा कांस्टेंट। एग्जांपल देखो, ठीक है। अब ये आपका हमने एक्सेस कुछ बना दी, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। अब हमने आपसे कहा कि ये वैल्यू है ऐसे, ठीक। और यहां पे हम लिख देते हैं चलो 3। तो इस लाइन पर मान लो यहां पर एक पॉइंट है 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या है 3। इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 3। यहां पर क्या है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। इस पॉइंट पर क्या है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। इसका मतलब y जो है आपका पूरा कांस्टेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका पूरा कांस्टेंट है। x की वैल्यू कैसे बदलते जाओ लेकिन y की वैल्यू सेम आ रही है। उस केस में ये वेरी तो कर रही है, जब ये कांस्टेंट हो गया उस केस में इसको उठा करके राइट हैंड साइड पटक दिया जाएगा। यदि अपने वेरिएबल वाले गुण खो देता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो इसको इज्जत अलग तरह से दी जाएगी। क्लियर? अब एक बात ये समझो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S 0 है, तो क्या ये सेट फाइनाइट सेट है? फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वो जिसके एलिमेंट्स गिन सकते हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट S 0 है, इसका मतलब S क्या है, एम्प्टी सेट। S क्या है, या तो ऐसे लिख लो या तो S इक्वल टू ऐसे लिख लो। तो S क्या है, फाइनाइट सेट। ठीक है भाई, गिनती हो रही है। अब इसके बाद ये मुद्दा आता है कि मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट S में इनफाइनाइट है, तो S क्या हो जाएगा, S क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। अब मान लो
एस हमने कंडीशन दी क्वेश्चन में कि एस एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, ना तो वो एम्प्टी सेट है और ना ही वो फाइनाइट सेट है। यहां पे एम्प्टी सेट को अलग तरीके से रख लिया है, ठीक है। और यहां पे इन्होंने इस फाइनाइट के जो फंडे को ये बोल करके आया है कि बेसिकली एक हमने शुरुआत में कंडीशन पढ़ी थी कि एन एस बिलोंग्स टू एन, याद आ रहा है, एन एस बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब एस इज क्या, फाइनाइट सेट। अब इसमें दो कंडीशन होती थी, ये एस एम्प्टी सेट नहीं होगा, है ना, और इनफाइनाइट सेट नहीं होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा और इनफाइनाइट सेट नहीं होगा। तो एक तरीके से इन्होंने यहां पे डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है कि एक एम्प्टी सेट है और फाइनाइट सेट का ये कंडीशन है, और एक क्या हो गया, तीसरी कैटेगरी क्या हो गई, इनफाइनाइट सेट। तो उस लिहाज से यदि हम उस लिहाज से डिफरेंशिएट करें तो ये जो चीज आप हम लोग सोचे हुए हैं कि भाई ये फाइनाइट होगा कि नहीं होगा, है ना, तो यहां पे कुछ लोगों का मत है नो। यदि हम लोग ये सोचते हैं कि एक एम्प्टी सेट होगा, जब कुछ है ही नहीं तो हम क्या बोलें, एक फाइनाइट होगा और एक इनफाइनाइट होगा, तीन चीज हो सकती है, ठीक। अब यहां पर ये मुद्दा आता है कि यदि कोई सेट एम्प्टी सेट नहीं है और फाइनाइट भी नहीं है तो वो क्या होगा, जी वो कौन सा सेट होगा, ठीक है भाई। हमने देखा तीन कंडीशन हो गई, एम्प्टी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में हम लोग तीन डॉट्स लगा करके लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 तीन डॉट्स, ठीक है। ये इंटीजर में तीन डॉट ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद होल नंबर को आप कैसे लिख दोगे, होल नंबर को आप लिख दोगे 0 1 2 3 तीन डॉट, डॉट के बीच में कॉमा मत लगाना, तीन ही डॉट लगेंगे, तीन से कम नहीं, तीन से अधिक नहीं। क्या इररेशनल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो, भैया ये जो क्यू नाम की चिड़िया है सेट, ये क्या है, रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर का सेट है। और ये टी नाम की चिड़िया क्या है, इररेशनल नंबर का सेट है। ठीक, तो भाई आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो इररेशनल नंबर को, ठीक है। और ये बताया था कि यदि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 2 और 3, इनके बीच में फाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, और इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर तो कम होते हैं, ठीक है।